श्री डॉक्टर श्री एन अश्वत्थ नारायण जी, मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी हेमंत कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को मैसूरू दशहरा नाड़ हब्बा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कुछ समय पहले मैं तस्वीरें देख रहा था कि इस बार कोरोना के खतरे के कारण भले ही अनेक बंदिशें हो, लेकिन उत्सव की उमंग पहले जितनी ही है। हालांकि इस उमंग में कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश ने रुकावट डालने की कोशिश की है। सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। केंद्र सरकार और कर्नाटका सरकार मिलकर राहत की हर संभव कोशिश कर रही है। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। वैसे तो मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे अवसरों पर अपने यंग फ्रेंड्स के उनसे आमने सामने फेस टू फेस मुलाकात कर सकूं और मैसूरू आने वाले मैसूर यूनिवर्सिटी के गौरवशाली विरासत 100वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने की तो बात मैं समझता हूं कुछ और ही होती, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम रियली नहीं वर्चुअली जुड़ रहे हैं। ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಇದು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। साथियों, मैसूर यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था और भविष्य के भारत के एस्पिरेशंस और कैपेबिलिटीज का एक प्रमुख केंद्र है। इस यूनिवर्सिटी ने राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वड़ैयार और एम विश्वेश्वरैया जी के विजन और संकल्पों को साकार किया है। मेरे लिए सुखद संयोग है कि आज से ठीक 102 साल पहले आज के ही दिन राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वड़ैयार ने मैसूर यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन को संबोधित किया था। तब से लेकर आज तक रत्नगर्भा प्रांगण, इस रत्नगर्भा प्रांगण ने ऐसे अनेक साथियों को ऐसे ही कार्यक्रम में दीक्षा लेते हुए देखा है, जिनका राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने इस शिक्षा संस्थान में अनेकों विद्यार्थियों को नई प्रेरणा दी है। ऐसे में
आप सभी पर, आपके परिवार के साथ साथ हम सभी का विश्वास भी अधिक है और साथ साथ उम्मीदें भी अधिक है। आज आपकी यूनिवर्सिटी, आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स आपको डिग्री के साथ साथ देश और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के दो अहम पड़ाव माने जाते हैं। ये हजारों वर्षों से हमारे यहां एक परंपरा रही है। जब हम दीक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का ही अवसर नहीं है। आज का ये दिन जीवन के अगले पड़ाव के लिए नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। अब आप एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर रियल लाइफ यूनिवर्सिटी के विराट कैंपस में जा रहे हैं। एक ऐसा कैंपस होगा जहां जो नॉलेज आपने हासिल की है उसकी एप्लीकेबिलिटी काम आएगी। साथियों, महान कन्नड़ लेखक और विचारक गोरूरु रामस्वामी अयंगर जी ने कहा है, शिक्षण वे जीवनद वेलकु, यानी एजुकेशन जीवन के मुश्किल रास्तों में रोशनी दिखाने वाला माध्यम है। आज हमारा देश जब परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है, तब उनकी ये बात बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बीते 5-6 साल ये निरंतर प्रयास हुआ है कि हमारी शिक्षा, भारत का एजुकेशन सिस्टम छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के बीच आगे बढ़ने में भी और मदद करें। विशेष तौर पर हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। साथियों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। 2014 तक भारत में 9 ट्रिपल आईटीज थी। इसके बाद के 5 सालों में 16 ट्रिपल आईटी बनाई गई है। बीते 5-6 साल में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 आईआईएम ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। साथियों, बीते 5-6 सालों से हायर एजुकेशन में
जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ नए इंस्टीट्यूशन खोलने तक ही सीमित नहीं है। इन संस्थाओं में गवर्नेंस में रिफॉर्म से लेकर